अगर आप बैंक कंप्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ऑफ दैट इज गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विस एंड अदर फैसिलिटीज। इसका हमने अपना यूनिट 4 शुरू करा था, दैट इज अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स। इस यूनिट में अभी तक हमने स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड बिजनेस के बारे में, इनके रिगार्डिंग गाइडलाइंस क्या क्या थी हमने उसको डिस्कस करा था। उसके बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस रिगार्डिंग देयर इशू एंड ऑपरेशन उसको हमने डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में, नेफ्ट, आरटीजीएस, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इस चैप्टर को हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो जो भी डेबिट्स का इशू करे जाएंगे वो डोमेस्टिक यूसेज के लिए इशू करे जाएंगे, अनलेस क्या कर रहा है कस्टमर उसके लिए स्पेसिफिकली आस्क कर रहा है कि अगर कस्टमर ने स्पेशली मांगा है कि मुझे इंटरनेशनल यूज के लिए कार्ड चाहिए तो अभी क्या करा जाएगा, इंटरनेशनल यूज के लिए कार्ड इसको इशू करा जाएगा। नहीं तो नॉर्मली केसेस के अंदर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड से क्या करने हैं, आपको इशू करने हैं। उसके बाद जो भी आप इंटरनेशनल कार्ड इशू करोगे वो क्या होना चाहिए, ईवीएम चिप एंड पिन इनेबल्ड होने चाहिए। ईवीएम मतलब यूरो पे मास्टर कार्ड वीजा इनेबल्ड होने चाहिए, क्योंकि क्या है फॉरेन कंट्रीज के अंदर जनरली यूरो पे मास्टर या मास्टर कार्ड या वीजा के थ्रू ही क्या होती है, पेमेंट फैसिलिटेट करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स बेसिकली कुछ गाइडलाइंस थी जो जून 2013 के अंदर आई थी। तो बैंक्स को टाइम दिया गया था कि ये जो गाइडलाइंस आपको क्या करनी है, जून 30 तक सारी की सारी गाइडलाइंस को आपने कंप्लाई करना है। तो इसीलिए जो सारी गाइडलाइंस के ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बाय जून 30 2013 कि आपको ये गाइडलाइंस तब तक क्या करनी थी, कंप्लाई करनी थी। आज एक गाइडलाइंस नॉर्मली ही क्या होती है, कंप्लाई होती है, बट स्टिल हमें इन गाइडलाइंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई पुराने कार्ड्स हैं उसको आपने क्या करना है, सारे के सारे कार्ड्स को ईवीएम इनेबल्ड चिप कार्ड्स के अंदर क्या कर देना है, कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके कार्ड्स है, जो एक्टिव मैक्स चिप इंटरनेशनल कार्ड्स है जो पहले चलते थे, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या कर देगा, बैंक अपने बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक्स क्या करेंगे, इंश्योर कराएंगे कि कार्ड पेमेंट्स के लिए पीसीसीआई डीएसएस एंड पीएडीएसएस वाले ही सारे टर्मिनल्स क्या हो, इंस्टॉल्ड हो। पीसीआई डीएसएस मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर जो डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स चलते हैं, एंड या पेमेंट एप्लीकेशंस रिगार्डिंग जो डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स चलते हैं, जो टर्मिनल्स उनको कंप्लाई कर रहे हैं वही क्या करे जाएं, सिर्फ मर्चेंट्स के ऊपर मर्चेंट्स के पास इंस्टॉल करे जाएं। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पैटर्न ऑफ यूसेज ऑफ कार्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द ट्रांजैक्शन पैटर्न हो रही है उसको इजीली आइडेंटिफाई करा जा सके, एंड उस केस के अंदर फ्रॉड्स को क्या करा जा सके, इजीली डिटेक्ट करा जा सके। ये क्या कर सकता है, फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिंगल आईपी के ऊपर वर्क कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क कर रहा है, वो क्या हो, पीसीसीआई डीएसएस या पीएडीएसएस सर्टिफिकेशन रखता हो। मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर या पेमेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो भी डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उनको क्या करता हो, कंप्लाई करता हो। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ मूव ऑन करना है, ताकि जल्दी से जल्दी फ्रॉड्स को पता लगाया जा सके एंड उनको रोका जा सके। उसके साथ साथ बैंक्स को इजियर मेथड प्रोवाइड करने हैं, ताकि इनकेस किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है तो वो इजिली अपने कार्ड को क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लगाना है। लाइक टुडे आज के टाइम पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज होती है, तो आप वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, रेफरल, कोल्ड रेफरल का भी ऑप्शन वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोल्ड रेफरल में मतलब कि अगर सपोज एक पर्सन है वो कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन काफी बड़ी ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में आप उसको क्या कर सकते हो, फोन के ऊपर लेके पूछ सकते हो कि सर क्या ये ट्रांजेक्शन आपने जेन्युइनली करी है। तो उस केस में क्या करो, आप कॉल रेफरल ले लो, ताकि उस ट्रांजेक्शन की जेन्युइननेस को क्या करा जा सके, कंफर्म करा जा सके। उसके बाद प्रोविजन आते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसमें बेसिकली आजकल जो मेजरली पेमेंट्स है वो इसके थ्रू हो रही है, आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस। तो इन फंड्स को भी क्या करना था, हमें सिक्योर करना था, क्योंकि ये चीजें क्या है, ये मेथड्स क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग चैनल का काफी बड़ा पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल मेथड्स कुछ यूज कर सकते हैं। वो एडिशनल मेथड्स क्या है हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक्स क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो एक बेनिफिशियरी के रिगार्डिंग एक
ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, अपना एक कैप फिक्स कर सकते हैं। एंड अगर उस कैप को उनको एक्सीड कराना है तो उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, एडिशनल ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे अगर मैं अपनी नेट बैंकिंग के अंदर जाके किसी को नेफ्ट करना चाहता हूं तो मैं वहां पे अपना बेनिफिशियरी ऐड करता हूं एंड उसके साथ मैं एक लिमिट डालता हूं कि मैं इस बेनिफिशियरी को मैक्सिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर करने वाला हूं। एंड इन केस अगर मुझे वो अमाउंट बढ़ानी है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, दोबारा से अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना पड़ेगा या ओटीपी देना पड़ेगा एक्सेट्रा, ऐसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे एक दिन के अंदर कितने बेनिफिशियरीज ऐड करे जाएंगे उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी एक बेनिफिशियरी ऐड करा जाएगा तो आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ अलर्ट प्रोवाइड करना है कि जैसे एक बेनिफिशियरी ऐड होगा कस्टमर को ऑन मेल या ऑन एसएमएस मैसेज आएगा कि सर आपके बैंक में क्या करा गया है, ये बेनिफिशियरी ऐड करा गया है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, वेलोसिटी चेक करने के लिए भी एक मैकेनिज्म पुट ऑन करना है। वेलोसिटी मतलब कि एक अकाउंट के अंदर किस लेवल की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिस्टम प्रिवेंट करना है, ताकि इन केस जो आउटसाइड द पैटर्न की ट्रांजैक्शन है अगर कोई होती है तो क्या करा जा सके, उसको इजिली अलर्ट पे लाया जा सके। उसके अलावा आप सेम प्रोविजन ऊपर वाली एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर की ऑथेंटिकेशन की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब भी ट्रांजेक्शन करी जा रही है तो जहां से ट्रांजेक्शन करी जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस ले सकते हो ताकि क्या करा जा सके, एडिशनल वैलिडेशन चेक उसका करा जा सके। ठीक है, इन केस अगर आपके जो बैंक्स है वो सब बैंक के साथ कोई सब मेंबर हैं, सब मेंबर बेसिकली कि सपोज एक छोटा बैंक है उसके पास इतना पेमेंट सिस्टम इवॉल्व नहीं है तो वो क्या कर सकता है, किसी बड़े बैंक के साथ मेंबरशिप कर सकता है एंड अपने कस्टमर को क्या कर सकता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो उस केस में बैंक्स को इंश्योर कराना है कि जो भी सब मेंबर को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सब मेंबर ने भी क्या करा है, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स पुट ऑन करे हुए हैं ताकि क्या करा जा सके, जो पेमेंट सिस्टम है, जो भी पेमेंट लाइक आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेफ्ट, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करा जा सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को न्यू टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट टाइम टू टाइम बेसिस पे करते रहना, उसकी फैसिलिटी को क्या करते रहना, एक्सप्लोर करते रहना है। ठीक है, उसके बाद जो हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़ी हैं वो बैंक्स को क्या करनी थी, जून 30 2013 तक क्या कर देनी थी, कंप्लाई कर देनी थी। ऑब्वियसली इस टाइम के ऊपर सारी की सारी प्रोविजन क्या हो चुकी है, कंप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रोविजन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में बेसिकली सबसे पहले तो डोमेस्टिक यूज के कार्ड इशू करे जाएंगे, इंटरनेशनल कार्ड तभी इशू करे जाएंगे अगर कस्टमर मांगेगा। जो भी इंटरनेशनल कार्ड इशू करे जाएंगे वो क्या होने चाहिए, ईएमवी चिप इनेबल्ड होने चाहिए, पिन इनेबल्ड होने चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है जो मेगा स्ट्रिप कार्ड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उनको कन्वर्ट कर देना इन द ईवीएम चिप कार्ड एंड मैक्स स्ट्रिप इंटरनेशनल कार्ड्स के ऊपर आपने क्या लगानी है, थ्रेशोल्ड लगानी है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को इंश्योर कराना है कि जो भी मर्चेंट के पास टर्मिनल इंस्टॉल करे गए हैं दे शुड बी एज पर द डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इन द पीसीआई कार्ड इंडस्ट्री एंड इन द पेमेंट एप्लीकेशन इंडस्ट्री। जो भी उनको कंप्लाई कर रहा है, जो भी उनके द्वारा सर्टिफाई करा गया है, सिर्फ वही क्या करना है, टर्मिनल इंस्टॉल करे जाएं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांजेक्शन पैटर्न को हम एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं ताकि इन केस कोई आउटसाइड द ट्रांजेक्शन पैटर्न कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको क्या करा जा सके, हम पता लगा सके। ठीक है, उसके बाद एक आईपी के ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, पीसीआई डीएसएस या पीआरडीएसएस सर्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग की तरफ मूव करना है, उनको ईजर मेथड प्रोवाइड करने हैं ताकि क्या करा जा सके, अगर कार्ड को ब्लॉक करना है तो उसको ब्लॉक करवाया जा सके। उसके बाद एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, कॉल रेफरल की भी मैकेनिज्म भी आप पुट ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को सिक्योर करने के लिए आप एडिशनल मेथड यूज कर सकते हो। उसके अंदर क्या आता है कि आप कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हो कि वो कस्टमर वाइज अपने बेनिफिशियरी वाइज क्या कर सकता है, कैप लगा सकता है। उसके अलावा एक दिन के अंदर कितने बेनिफिशियरी ऐड करे जाएंगे उसके ऊपर भी क्या लगाई जा सकती है, लिमिट लगाई जा सकती है। उसके अलावा जिस भी बेनिफिशियरी ऐड करा जाएगा आपको क्या जाएगा, अलर्ट, उसके लिए भी मैकेनिज्म पुट ऑन करा जा सकता है। वेलोसिटी चेक के लिए भी एक मैकेनिज्म पुट ऑन करा जा सकता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए एडिशनल चेक भी लगाया जा सकता है। उसके बाद आरटीजीएस की ट्रांजैक्शन जो काफी बड़ी ट्रांजैक्शन होगी उनके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जिस आईपी एड्रेस से ट्रांजैक्शन हुई है आप उस आईपी एड्रेस को रिकॉर्ड करके रख सकते हो ताकि क्या करा जा सके, वैलिडेशन चेक करा जा सके। उसके साथ साथ बैंक को ये इंश्योर कराना है कि अगर उनके कोई मेंबरशिप बैंक है तो जो मेंबर बैंक है उसने भी क्या करा हो, जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करा हो। उसके बाद बैंक्स को क्या करते रहना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने की फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर करते रहना है ताकि क्या करा जा सके, फ्रॉड डिटेक्शन को इजी बनाया जा सके। उसके बाद हमारे पास जो मैकेनिज्म आता है दैट इज नोन एज नेफ्ट। नेफ्ट में बेसिकली क्या, नेफ्ट की फुल फॉर्म सबसे पहले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट को हम किस किस नाम से जानेंगे, जहां भी आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दिखे या नेफ्ट सिस्टम दिखे या नेफ्ट या कला सिस्टम दिखे, नेफ्ट वाले पार्ट के अंदर तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नेफ्ट सिस्टम की ही बात कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद जो नेफ्ट सिस्टम का उसकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थी, ऑब्जेक्टिव था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम को एफिशिएंट बनाना, सिक्योर बनाना, इकोनॉमिकल बनाना एंड रिलायबल बनाना एंड एक्सपीडिशियस सिस्टम ऑफ फंड ट्रांसफर बनाना, ताकि क्या करा जा सके बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो क्लियरिंग की फैसिलिटीज है उसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव करा जा सके एंड जो पेपर बेस्ड फंड ट्रांसफर के ऊपर अभी स्ट्रेस है उसको क्या करा जा सके, कम करा जा सके। उसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा था, नेफ्ट इंट्रोड्यूस करा था। उसके अंदर जो सेंटर बैंक होगा उसकी बेसिकली ऑब्लिगेशंस क्या है हम सबसे पहले वो देखते हैं। उसके बाद जो बेनिफिशियरी बैंक होगा हम उसकी ऑब्लिगेशंस को देखेंगे। नेफ्ट सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है, हम एक अगर छोटा सा वर्क फ्लो देखना चाहें तो बेसिकली होता क्या है, एक कस्टमर सपोज आता है बैंक के पास, कस्टमर गोज टू बैंक फॉर अ ट्रांजेक्शन, बैंक क्या करता है उससे मनी रिसीव करता है, ठीक है, एंड उसको अपने पास क्या करता है, अक्यूमुलेट करता है फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स एंड एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि उस टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या करी जाती है, सारी की सारी नेफ्ट ट्रांजेक्शन इकट्ठी करी जाती हैं। तो सारी की सारी जब ट्रांजेक्शन इकट्ठी करी जाती हैं तो उस टाइम पे जो भी पहला कस्टमर था या जितने भी कस्टमर है सारी की सारी ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करवा दी जाती है। वो किसके पास चली जाती है, बेनिफिशियरी बैंक के पास चली जाती हैं। बेनिफिशियरी बैंक की क्या जिम्मेवारी है, बेनिफिशियरी बैंक उन ट्रांजेक्शन को देखता है, वेरीफाई करता है एंड जो भी एक्चुअल बेनिफिशियरी होता है, ठीक है, उसके अकाउंट के अंदर क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो इस तरीके से नेफ्ट का सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। तो इसकी सबसे पहले हम ऑब्लिगेशंस देखते हैं। जो भी पेइंग बैंक होगा, सेंट्रल बैंक होगा, उसकी सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होगी, ऑब्लिगेशंस क्या होंगी। सबसे पहले तो ऐसे बैंक जो आईएफएससी इनेबल्ड हैं सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, नेफ्ट की ट्रांजेक्शन को रिसीव कर सकते हैं एंड वही क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मतलब अगर नेफ्ट की ट्रांजेक्शन इनेबल करानी है तो आपको क्या होना पड़ेगा, आईएफएससी इनेबल होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बैंक्स एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन को तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब क्या कर लेंगे, उसकी ड्यूली वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें विदाउट सिक्योरिटी प्रोसीजर को कंप्लाई करे कोई भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। जो नेफ्ट की अकाउंट जो नेफ्ट की ट्रांजेक्शन होंगी वो क्या होंगी, 11 आवर्ली बैचेस के अंदर होंगी, जो स्टार्ट कब से होंगे, 9 to 19 आवर्स, मतलब सुबह 9 से लेके शाम के 7 बजे तक ये 11 आवर्ली बैचेस चलेंगे। 11 आवर्ली बैचेस के अंदर क्या होगा, नेफ्ट की ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करवाई जाएंगी। तो जब फर्स्ट क्रेडिट नेफ्ट के थ्रू पेमेंट हुई है तो पेमेंट क्या हो जानी चाहिए, इमीडिएटली क्रेडिट हो जानी चाहिए बेनिफिशियरी के अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद इन केस नेफ्ट की जो पेमेंट है वो क्रेडिट नहीं हो पा रही है बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्योंकि उसका अकाउंट नंबर गलत था, तो बैच, जब आपका बैच निकला, मतलब जब आपको पता लगा कि आपका अकाउंट नंबर गलत है, उसके एडिशनल 2 आवर्स के अंदर आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल बंदा था उसके अकाउंट के अंदर पैसा वापस डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम से पहले ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर को एडवाइस भेजेगा कि बता देगा कि हमने आपके ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो एक्यूरेट हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंडिंग बैंक की ही होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक की क्या ऑब्लिगेशंस आती हैं कि जिस दिन नेफ्ट वर्किंग डे था एंड जिस बैच के अंदर पर्सन को बेनिफिशियरी बैंक को पेमेंट रिसीव हुई है तो उसके एडिशनल 2 आवर्स के अंदर क्या हो, बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाए, ठीक है। जो बेनिफिशियरी ब्रांचेस होंगी दे शुड मेक पेमेंट टू द बेनिफिशियरी विद इन 2 आवर्स by crediting the specified amount to the beneficiary or otherwise placing fund at the disposal of the beneficiary. For any delay the beneficiary bank is liable to pay penalty. penalty का रेट क्या होगा, RBI LAF repo rate plus 2%. Payment of penal interest shall be made to the customer even if no claim is lodged by the customer to the effect. Basically अगर इसको हम देखें, ऑब्लिगेशन सेंटर बैंक की क्या है कि वो आईएफएससी इनेबल होना चाहिए, पेमेंट के लिए ड्यू वेरिफिकेशन करेगा, सिक्योरिटी प्रोसीजर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, पेमेंट एग्जीक्यूट करेगा। पेमेंट एग्जीक्यूट कितने कब कब होगी, 11 आवर्ली बैचेस के अंदर होगी जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट कब तक क्रेडिट कर दी जाएगी, जब आपका बैच एंड हुआ, और सॉरी अगर आप पेमेंट क्रेडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनवैलिड अकाउंट नंबर था तो जो भी ओरिजिनल कस्टमर था जिसने पेमेंट फैसिलिटेट करवानी थी उसके अकाउंट में आप बैच के 2 आवर्स के अंदर अंदर क्या कर दोगे, पेमेंट को क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद इन केस पेमेंट नहीं कंप्लीट हो पा रही है तो आप क्या करोगे, कस्टमर को एडवाइस भेज दोगे कि सर आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद जो जिस हिसाब से कस्टमर ने या सेंडर ने आपको ट्रांजेक्शन बताई है वो उसी तरीके से एक्यूरेटली परफॉर्म हो, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है, बैंक की ही होने वाली है। उसके बाद जो बेनिफिशियरी बैंक होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जिस दिन उसको पेमेंट रिसीव हुई है, जिस बैच के अंदर रिसीव हुई है, बैच के 2 घंटे के अंदर अंदर क्या हो, जो पेमेंट है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में सेटल कर दी जाए, ठीक है। इन केस उसके अंदर कोई डिले आता है तो उसके बैंक को क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी, RBI LAF रेपो रेट प्लस 2%।
एंड जो ये पीनल इंटरेस्ट है वो बैंक को खुद ही पे कर देना, चाहे कस्टमर क्लेम करे या ना करे, वो बैंक की जिम्मेवारी है कि आपको ये जो पीनल इंटरेस्ट है वो क्या करना है, कस्टमर के अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, यहां पे हमारा क्या होता है, नेफ्ट का सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरटीजीएस बोलते हैं। आरटीजीएस के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज आरटीजीएस एप्लीकेशन, सेकंड इज इंटरबैंक फंड ट्रांसफर प्रोसेसर आईएफटीपी एप्लीकेशन एंड आरटीजीएस मेंबर एप्लीकेशन। ठीक है, आरटीजीएस मेंबर एप्लीकेशन कौन यूज करता है, बेसिकली जो भी मेंबर्स होते हैं, लाइक सपोज 2 बैंक है जो आरटीजीएस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दोनों बैंक्स क्या है, आरटीजीएस मेंबर है, तो वो किस तरीके से अब आरटीजीएस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके की फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड करी जाएगी, या किस किस तरीके से ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करा जाएगा, एग्जीक्यूट करा जाएगा, वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, आरटीजीएस मेंबर इंटरफेस एप्लीकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, कि बेसिकली जो भी मेंबर है वो आरटीजीएस सिस्टम के साथ किस तरीके से क्या करेगा, इंटरफेस करेगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, जो आरटीजीएस एप्लीकेशन है जो वो क्या करता है, आरटीजीएस सिस्टम को क्या करता है, फैसिलिटेट करवाता है। इंटरबैंक फंड ट्रांसफर प्रोसेसर एप्लीकेशन क्या करता है, एक बैंक से फंड दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, जब हम आरटीजीएस के बारे में पढ़ रहे होंगे तो जब हम पढ़ेंगे सेंट्रल सिस्टम के बारे में, तो सेंट्रल सिस्टम का मतलब होगा आरटीजीएस एप्लीकेशन प्लस आईएफटीपी एप्लीकेशन। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मेंबर इंटरफेस को, मेंबर इंटरफेस का हमने नाम रखा है इस चैप्टर के लिए पीआई। जब भी आपको पीआई पढ़ने का मतलब मिले, मतलब हम किसको पढ़ रहे हैं, मेंबर इंटरफेस को, जो कि आरटीजीएस मेंबर पार्टिसिपेंट इंटरफेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो मेंबर इंटरफेस है वो क्या करता है, आरबी प्रोवाइड कराता है टू द टाइप ए एंड टाइप बी मेंबर्स। टाइप ए मेंबर जो बड़े मेंबर्स है, टाइप बी जो उनसे छोटे मेंबर्स है, उनको मेंबर इंटरफेस प्रोवाइड कराया जाता है बाय द आरबीआई। तो जो आरटीजीएस मेंबर होंगे उनकी बेसिकली ऑब्लिगेशंस क्या होने वाली है, तो सबसे पहली ऑब्लिगेशन फॉर द आरटीजीएस मेंबर तो ये आती है कि उन्हें क्या करना है, इंस्टॉल एंड ऑप्शनलाइज द पीआई, जो कि उनका इंटरफेस होगा ऑन इट्स पेमेंट गेटवे, कि किस तरीके से आप उस सिस्टम को क्या करोगे, पीआई को अपने पेमेंट सिस्टम गेटवे के ऊपर डालोगे, वो किसकी जिम्मेवारी होने वाली है, आरटीजीएस मेंबर की जिम्मेवारी होने वाली है। उसके बाद जो भी रेगुलेशंस या आरटीजीएस बिजनेस ऑपरेटिंग गाइडलाइंस 2004 है, उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस है उसको क्या करना है, आपने कंप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका पीआई होगा, मतलब जो भी आपका इंटरफेस होगा, आपको किसी इंस्टीट्यूशन चाहे वो उसकी सब्सिडरी ही हो उसको एक्सेस नहीं देना है। उसके अलावा अगर आपको अदर मेंबर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ आरटीजीएस सिस्टम, तो भी आपको क्या करनी है, उसकी सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद आरटीजीएस सिस्टम के थ्रू उन्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसका क्या करना है, मिसयूज नहीं करना है। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट या ट्रांजेक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूसली ट्रैक करना है कि वो सेटल हुई है नहीं हुई है, एंड नेसेसरी एक्शन लेने हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या हो सके, इमीडिएट बेसिस के ऊपर सेटल हो सके। ठीक है, रीजन बीइंग आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, की जो ट्रांसफर है वो क्या हो रहा है, रियल टाइम बेसिस के ऊपर हो रहा है, तो वो आपको क्या कराना है, इंश्योर करवाना है। ठीक है, उसके बाद जो भी मेंबर होगा, इट शुड बी बाउंड इन ऑल एस्पेक्ट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन मेड बाय इट विद अदर मेंबर्स थ्रू द आरटीजीएस सिस्टम, कि वो बैंक ही क्या होने वाला है, या जो भी मेंबर है वो क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आरटीजीएस ऑपरेशंस के थ्रू को यूज करते हुए तो उन्होंने क्या करना है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स की भी हेल्प लेनी है, उनका यूज उन्होंने करना है। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो आपको क्या करनी है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको सबमिट करवानी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आरटीजीएस सिस्टम भी खत्म होता है। बेसिकली आरटीजीएस सिस्टम समझा, उसके 3 पार्ट थे, और उसके बाद आरटीजीएस मेंबर की क्या ऑब्लिगेशन हमने उसको डिस्कस करा। नेक्स्ट गाइडलाइंस हमारे पास आती है रिगार्डिंग द एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर बेसिकली जो क्या होता है, जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, इस केस में वो बंदा क्या है, ऑटोमेटेड है, किसी पर्सन की लोड नहीं है, तो दैट इज नोन एज द एटीएम। तो एटीएम बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेज है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड उसके लिए हमें किसी कैशियर, क्लर्क या बैंक टेलर की जरूरत नहीं होती है। आज करके जो मॉडर्न एटीएम्स हैं उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं जिसके ऊपर या तो चिप होती है, क्या होता है, मैग्नेटिक टाइप होता है, उसके साथ हमें एक यूनिक कार्ड नंबर प्रोवाइड करा जाता है, डेट एंड सीवीवी क्या करी जाती है, प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, उसके साथ ऑथेंटिकेशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, पिन प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद बैंक के एटीएम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, एंड बैंकिंग जो फैसिलिटीज है, बैंकिंग फंक्शंस उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे जो एटीएम्स है वो बैंक स्पेसिफिक नहीं होते हैं, एक बैंक का एटीएम दूसरे बैंक के ऊपर क्या करा जा सकता है, इजिली ऑपरेट करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं रिगार्डिंग द एटीएम कैश बैंक गाइडलाइंस, कि बैंक्स अगर एटीएम्स के अंदर कैश डाल रहे हैं, कैश फिलअप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है, हम उसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले एटीएम के अंदर जब कार्ड लोड करा जाएगा वो ड्यूल कस्टडी के अंदर करा जाएगा, मतलब 2 लोगों की कस्टडी के अंदर करा जाएगा। एडमिन फंक्शन जो होगा उसके रिगार्डिंग वो प्रॉपरली आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है, एंड कितना कैश एक्चुअली लोड करा गया उसको क्या करना है, आपने करेक्टली एंटर करना है।
ठीक है, उसके बाद जब कैश लोड हो जाएगा, कैश लोड होने से पहले एंड कैश लोड होने के बाद क्या करा जाएगा, कैश स्क्रॉल ऑब्टेन करा जाएगा फ्रॉम द एटीएम, जो ये बताएगा कि इस एटीएम के अंदर कितने नोट्स हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सॉरी, आपको क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है उस कैश की इन द प्रेजेंस ऑफ टू ऑफिसर्स, एंड इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, अथॉरिटीज को इमीडिएटली बेसिस के ऊपर इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद आपको कैश एट एटीएम को रेगुलरली बेसिस के ऊपर क्या करना है, रिकंसाइल करना है, एंड इन केस कोई एक्सेस या शॉर्टेज आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, उसका डेली ब्रेकअप मेंटेन करना है, उसको रिपोर्ट के अंदर डालना है। ठीक है, उसके बाद जो भी एटीएम होगा उसका एक 8 डिजिट का कोड होगा जिसको दो हिस्सों में स्प्लिट करके टू ऑफिसर्स को दिया जाएगा, 4 डिजिट का एक ऑफिसर को, 4 डिजिट का दूसरे ऑफिसर को, एंड ये दो ऑफिसर्स आपस में उस कोड को शेयर नहीं करेंगे। सेकंड, जो भी हुड की होगी, मतलब एटीएम का जो हुड होता है उसको खोलने के लिए जो चाबी यूज करी जाती है वो हर टाइम किसके पास होगी, ब्रांच के अंदर, सेफ के अंदर मेंटेन करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो एटीएम का जनरल प्रिंटर लॉग होता है उससे आप क्या करोगे, एंट्रीज निकलवाओगे कि कितनी बार जो कैसेट्स हैं, जिसके अंदर कैसेट्स बेसिकली जिसके अंदर कैश स्टोर किया जाता है वो कितनी बार खोली गई हैं, एंड उसको क्या करोगे, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करोगे अगर वो कैसेट्स हुई ओपन हुई है एट ओड आवर्स, ताकि ये पता लगाया जा सके अच्छा कि हो सकता है कि अगर इसके अंदर क्या करी गई हो, कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी गई हो। उसके साथ जब एटीएम सर्विस इंजीनियर आएगा तो उस केस में भी आपने क्या करना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल को मेंटेन करना है। इसमें सबसे पहली चीज तो आपने ये करनी है कि कैश कैसेट्स का जो कंट्रोल है या एक्सेस है वो एटीएम सर्विस इंजीनियर को प्रोवाइड नहीं करना है, एंड इन केस एटीएम सर्विस इंजीनियर आया है, एटीएम में कुछ दिक्कत ही ऐसी है कि कैश कैसेट्स को खोलना ही पड़ेगा, कैश कैसेट्स का एक्सेस देना ही पड़ेगा इंजीनियर को, उस केस में जो एक्सेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच ऑफिशियल ही दिया जाएगा, ताकि इंश्योर कराया जा सके कि उसके अंदर से कोई भी कैश क्या ना हो, मिसप्लेस ना हो। So these were the regarding guidelines regarding our ATM, जिसमें मेन गाइडलाइंस किसके रिगार्डिंग है, कैश के रिगार्डिंग है। कैश किस तरीके से डाला जाएगा, ड्यूल कस्टडी में, स्क्रोल आपने पहले और बाद में प्रिंट करवाना है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, रिकंसाइल करना है, इनके सक्सेस या शॉर्टेज मिलती है तो उसको आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। हुड की जो की है ब्रांच की सेफ के अंदर रखी रहेगी। कॉम्बिनेशन जो लॉक होगा वो 8 डिजिट का होगा, 4 डिजिट एक ऑफिसर को पता होंगे, 4 डिजिट दूसरे ऑफिसर को पता होंगे। उसके बाद जनरल प्रिंटर लॉक से आपने एंट्री फॉर ओपनिंग ऑफ कैसेट्स की वेरीफाई करनी है, एंड आपको उन चीजों को थोरली इन्वेस्टिगेट करना है अगर जो हुड है वो क्या करा गया है, ओड आवर्स के ऊपर ओपन करा गया है। एटीएम सर्विस इंजीनियर को कैश कैसेट्स का एक्सेस नहीं देना है, बट अगर ये जरूरी है कि कैश कैसेट्स का एक्सेस देना ही पड़ेगा तो उस केस में इंजीनियर को एक्सेस दिया जा सकता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द बैंक ऑफिशियल्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजंस आती हैं रिगार्डिंग द ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में बेसिकली क्या, ऑनलाइन बैंकिंग में जो मेनली चीज आती है दैट इज इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग, जिसके थ्रू कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, इस बैंक जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसके पास ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, उनको एक पासवर्ड दिया जाएगा जो उनके बाकी पासवर्ड से अलग होगा, एंड वो क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को कस्टमर नंबर साइन कर सकते हैं जो उनके अकाउंट नंबर से अलग होगा। कस्टमर नंबर क्या करा जा सकता है, एज अ आईडी यूज करा जा सकता है, एंड उनको एक पासवर्ड दिया जाएगा जिसके बेसिस से वो क्या कर सकते हैं, अपनी फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कस्टमर नंबर इशू करा जाएगा वो उनके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अलग होना चाहिए, मतलब जो कस्टमर नंबर है वो बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। कस्टमर नंबर के साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट्स कर सकते हो, लिंक कर सकते हो कि एक कस्टमर है वो बैंक के साथ जितनी सर्विसेज ले रहा है, लेट इट बी लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई और फैसिलिटी कुछ भी है, उसको क्या कर सकते हो, एक सिंगल अकाउंट के अंदर लिंक कर सकते हो, एंड उसको जो नंबर है आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद The pros to additional security measures vary among the financial institution, कि additional security measures बैंक अपने बेसिस पे लेते हैं अलग अलग, क्योंकि हर बैंक की जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव मेनी फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज इन कॉमन बट आल्सो हैव सम दैट आर एप्लीकेशन स्पेसिफिक। बेसिकली जो ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मली उनके जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, बट हर बैंक जैसे अपने तरीके से वर्क करता है तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक फीचर्स कुछ क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो जो मेनली कॉमन फीचर्स में बेसिकली क्या है, कुछ नॉन ट्रांजेक्शनल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं थ्रू द ऑनलाइन बैंकिंग। उसमें सबसे पहली क्या क्या चीजें आती है, अपने अकाउंट बैलेंसेस को व्यू करना, रिसेंट ट्रांजेक्शंस को व्यू करना, बैंक स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना इन पीडीएफ फॉर्मेट और एक्सेल फॉर्मेट, पेड चेक्स को इमेजेस को देखना, चेकबुक्स को ऑर्डर करना, पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना, एम बैंकिंग या ई बैंकिंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं। वो ट्रांजेक्शंस क्या हैं, फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, थर्ड पार्टी के
को बिल पे किया जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, परचेज उनको सेल किया जा सकता है, परचेज करा जा सकता है, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करा जा सकता है, लोन एप्लीकेशन दी जा सकती है, यूटिलिटी बिलर्स या बिल की क्या करी जा सकती है, पेमेंट्स करी जा सकती है। उसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी यूजर्स हैविंग वेरिंग लेवल ऑफ अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शनल अप्रूवल प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी मेजर। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग हैज बिकम मच फास्टर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली नेक्स्ट चीज क्या आती है, आजकल मेनली बैंक्स क्या है, इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। अब्रोड के अंदर कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है। तो वो बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, अगर उनको कोई ब्रांचेस नहीं खोलनी है तो उन्होंने क्या करा, अपनी कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा कर ली एंड अपनी सर्विसेज को इतना इंप्रूव कर लिया, इतना बेटर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि उनके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने लग गए। बट इंडिया के अंदर इंटरनेट ओनली बैंकिंग अलाउड नहीं है, उसकी आपको परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसने आप पे ट्रस्ट करके आपको क्या दिया है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी है कि उनको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, रिस्क ऑफ अनऑथराइज ऑनलाइन एक्सेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, बट उसके लिए क्या है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो क्या करा गया, कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी गई बाय द वर्किंग ग्रुप्स जो क्या कर रहे थे, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर वर्क कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी गाइडलाइंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज, लीगल इश्यूज एंड रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इश्यूज। एंड उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करी, कुछ गाइडलाइंस को इशू करी। हम वन बाय वन एक हर गाइडलाइंस को क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस आती है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले बैंक्स को क्या कहा गया कि वो क्या करेंगे, एक नेटवर्क एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, जिसके क्या होंगे, रोल्स क्या होंगे, क्लियरली डिफाइंड होंगे। उसके बाद बैंक्स क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक पॉलिसी बनाएंगे जो क्या होगी, अब बोर्ड के द्वारा अप्रूव होगी। एंड उसके अंदर जो भी ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर या ग्रुप्स है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ डील कर रहा है एक्सेट्रा, उनकी जो ड्यूटीज है वो क्लियरली सेग्रीगेट करी जाएंगी कि ये पर्सन ने ये काम करना है, ये पर्सन ने ये काम करना है, ताकि वो काम अपना, जो भी पर्सन को जो काम साइन करा गया है वो काम क्या कर सके, इजिली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होंगे बैंक के, वो क्या करेंगे, बैंक के ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स लॉजिकल एक्सेस ऑफ कंट्रोल्स को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन कौन बंदा किस किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ वही बंदा क्या कर पाएगा, उन चीजों को एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जिस पर्सन को डाटा, जो पर्सन डाटा यूज कर सकता है, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को असेस कर सकता है एक्सेट्रा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक यूजर आईडी पासवर्ड क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि क्या करा जा सके, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करा जा सके। उसके अलावा बैंक्स क्या कर सकते हैं, बैंक्स को एटलीस्ट प्रोक्सी सर्वर टाइप ऑफ फायरवॉल यूज करनी है, ताकि हैकिंग के इंस्टेंसेस को क्या करा जा सके, कम करा जा सके। ठीक है, उसके बाद ऑल कंप्यूटर एक्सेस इंक्लूडिंग मैसेजेस रिसीव्ड शुड बी लॉस्ट। जो भी आपको कोई भी मैसेजेस रिसीव हुए, आपको क्या करना है, उसको उसका लॉग बना के रखना है। उसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी वॉयलेशंस हुई हैं, आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली बेसिस पे रिपोर्ट करना है एंड फॉलो अप एक्शन करना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होगा, उसको क्या करना है, पीरियडिकली बेसिस पे इन चीजों का टेस्ट करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये एक्चुअली सिस्टम जो प्लेस करे गए हैं वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी क्या करे जाएंगे, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करे जाएंगे। जो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आप इंट्रोड्यूस करोगे, वो क्या चीजों को कंट्रोल, क्या चीजों को कंसिडर करेंगे, सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को या साइट्स को भी, कौन कौन सी साइट्स को यूज करा जा सकता है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एंड शेड्यूल बनाना है, ताकि डाटा को क्या करा जा सके, टाइमली बेसिस के ऊपर बैकअप करा जा सके। एंड उनको जो भी बैकअप डाटा है उसको क्या करना है, पीरियडिकली बेसिस के ऊपर टेस्ट करना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी डाटा की रिकवरी हुई है वो प्रॉपर हुई है विदाउट लॉस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ये इंश्योर कराना है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यूटी में चलता रहे, बिजनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो ये फैसिलिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, टाइमली बेसिस के ऊपर, पीरियडिकली बेसिस के ऊपर क्या होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑल एप्लीकेशन ऑफ बैंक शुड हैव प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग फैसिलिटीज फॉर लीगल पर्पसेस। इट नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आता है, ऑल द एप्लीकेशन ऑफ बैंक शुड हैव प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग फैसिलिटीज फॉर लीगल पर्पसेस। इट मे बी नेसेसरी टू कीप ऑल द रिसीव्ड एंड सेंड इन्फॉर्मेशन बोथ इन एन्क्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड फॉर्म। कि बैंक्स को क्या करना है, उनके पास जो भी एप्लीकेशन हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या करे, प्रॉपर्ली अपने पास रिकॉर्ड बना के रखे, ताकि इनकेस लीगल पर्पसेस के लिए हमें वो इन्फॉर्मेशन को यूज करना पड़े, हम क्या कर सके, उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके। उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो सकता है कि हम सारी के सारे इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई है, जो हमने मैसेजेस भेजे, उनको इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड फॉर्म दोनों के अंदर क्या करके रखे, अपने पास मेंटेन करके रखे। तो दीज वर आर गाइडलाइंस रिगार्डिंग द
टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द लीगल इश्यूज की लीगल इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस करा जाएगा। सो लीगल पोजीशन को कंसीडर करना सबसे पहले तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक नॉट ओनली टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी बट ऑल्सो टू मेक इंक्वायरीज अबाउट इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कि जो बेसिकली जिम्मेवारी है कि ये मेंटेन करवाना कि जो एक्चुअल कस्टमर है वो जेन्युइन है या नहीं है, उसको इंश्योर करना वो किसकी आ जाती है, उस बैंक की ही आ जाती है। नो डाउट आजकल के जो अकाउंट्स है वो हम इंटरनेट के थ्रू भी खोले जाते हैं, बट कस्टमर की फिजिकल वेरिफिकेशन होना क्या है उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फॉर लीगल पर्सपेक्टिव के लिए जो सिक्योरिटी प्रोसीजर बैंक ने अडॉप्ट करा था, वो जो बैंक अडॉप्ट करेगा वो ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो लॉ के द्वारा माना गया है कि आप उसको क्या कर सकते हो, सिग्नेचर के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हो। कि अगर आप सपोज ऑनलाइन बैंक के थ्रू अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो नॉर्मली तो अगर खुलवाते हो तो आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, तो उस केस में अगर बैंक को सिस्टम यूज कर रहा है तो वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ हो एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नेचर। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड फॉर अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी that is a systematic crypto system and hash function as means of authentication electronic record. Any other method used by bank for authentication should be recognized as a source of legal risk. Basically इंडिया के अंदर जो सिस्टम यूज होता है वो क्या है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। नॉर्मली बैंक से यूज करते हैं। अगर बैंक कोई और सिस्टम यूज कर रहा है तो बैंक क्या कर रहा है, अपने आप को लीगल रिस्क की तरफ क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे बैंक की ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी किस पे बेस होती है कि कस्टमर के साथ उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट करा उस चीज के ऊपर बेस होती है बैंक की ऑब्लिगेशन। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के केस में बैंक का रिस्क कि अगर वो उस केस के अंदर अब कंडीशंस को मीट नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन बीइंग सारी की सारी चीजें क्या है, इंटरनेट के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, उसके साथ चाहे बैंक जितना मर्जी प्रिकॉशन ले ले फिर भी उसके पास क्या रहता है, एनहांस रिस्क रहता है। एनहांस रिस्क किसका, कि जो सिक्योरिटी उसकी क्या हो जाएगी, ब्रीच हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एडिक्वेट रिस्क कंट्रोल मेजर्स को इंस्टीट्यूट करना है ताकि इन रिस्क को क्या करा जा सके, टाइमली बेसिस के ऊपर मैनेज करा जा सके। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग सिनेरियो देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ बैंक टू स्टॉप पेमेंट्स। रीजन बीइंग कि आपने सपोज एक कस्टमर ने पेमेंट कर दी है तो एंड उसको रोकना बहुत इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। रीजन बीइंग कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो बड़ी फास्ट होती है। तो उस केस में बैंक को क्लियरली नोटिफाई कर देना है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन गलत कर दिया तो आपको कितना टाइम फ्रेम या किस कंडीशंस के अंदर क्या करी जाएगी, स्टॉप पेमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक्सेप्ट करा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो क्या करता है, कस्टमर्स के राइट को डिफाइन करता है एंड जो राइट्स उसके अंदर दिए गए हैं वो सेम राइट्स क्या है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कस्टमर्स है अवेलिंग इंटरनेट बैंकिंग आर बीइंग डिटरमाइंड बाय द बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर। बेसिकली राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ कस्टमर रिगार्डिंग द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज वो किस पे डिपेंड है, जो कस्टमर और बैंक के ऊपर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ कंसीडरिंग द बैंकिंग प्रैक्टिसेस एंड राइट्स enjoyed by the customer in traditional banking, bank's liability to the customer on account of unauthorized transfer through hacking, denial of service on account of technological failure needs to be assessed, and banks providing internet facilities should ensure themselves against such risk. Basically कस्टमर का राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है, डिपेंड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है। ठीक है, जो कस्टमर ऑलरेडी इंजॉय कर रहे थे उस केस में जो बैंक्स की लाइबिलिटी आती है वो अगर तो उनके इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज में कोई हैक होता है, सर्विस की डिनायल आता है या कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर होता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बैंक की है। उस केस में बैंक क्या कर रहे हैं, अपने आप को इस रिस्क की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, प्रॉपर इंश्योरेंस मेजर्स लेने हैं, प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन मेजर लेने हैं ताकि इस रिस्क को क्या करा जा सके, एक्सेस करा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होते हैं हमारे लीगल इश्यूज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इशू। तो उसके रिगार्डिंग क्या करा गया, कुछ हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताए गए, वो क्या है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऐसे बैंक जो कि इंडिया के अंदर लाइसेंस है या सुपरवाइज्ड है एंड उनकी क्या है इंडिया के अंदर फिजिकल प्रेजेंस है, वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज दे सकते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब जो बैंक जिनकी इंडिया के अंदर प्रेजेंस नहीं है वो क्या नहीं कर सकते, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ किसको दिए जाएंगे, अकाउंट होल्डर्स को ही दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसके अंदर होंगी, लोकल करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजेक्शन करनी है इंटरनेट के थ्रू तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन करी जाएंगी जो कि पहली तो बात तो परमिटेड है, सेकंड आपने उनके डॉक्यूमेंट्स की क्या कर ली है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली है। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, फैमो रेगुलेशंस का भी कंप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स परमिट कर सकते हैं इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस ऑन रूपी वोस्टो अकाउंट्स व्हिच आर मेंटेन्ड बाय द एक्सचेंज हाउसेस और बैंक्स आउटसाइड इंडिया विद देम
प्रोवाइडेड दैट द बैंक्स इन इंडिया इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर विल प्रिवेंट एनी अनऑथराइज ऑपरेशन, कि अगर उनका सॉफ्टवेयर इतना काबिल है कि वो अनऑथराइज ऑपरेशन को रोक सकता है, तो आप इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशन और रुपी होस्ट अकाउंट को क्या कर सकते हो, परमिट कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ बैंक्स को क्या करना है, फैमा रेगुलेशन एंड केवाईसी एमएल रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इन आउट सिनेरियोज, मतलब ऐसे सिनेरियोज जहां इंडियन बैंक्स बाकी बाहर वाले लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, या आउट इन सिनेरियो जहां पे बाहर के बैंक इंडियन रेजिडेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, वो जनरली परमिटेड नहीं है कि आप परमिटेड नहीं है, तो सेम ट्रांजेक्शन आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी नहीं कर सकते। बट एट प्रेजेंट क्या है, वेयर रेजिडेंट इंडियंस हैव बीन परमिटेड टू कंटिन्यू टू मेंटेन देयर अकाउंट विद ओवरसीज बैंक एटसेट्रा, वो क्या है, चीजें परमिट है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट बैंक फैसिलिटीज का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद इंडियन बैंक की जो ओवरसीज ब्रांचेस हैं वो क्या कर सकती है, अपने ओवरसीज कस्टमर को भी इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकती हैं एज पर देयर सेटिस्फाइंग, एंड जो भी उनके होस्ट सुपरवाइजर की क्या कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद एज पर अबव रेगुलेटरी अप्रोच बैंक्स को कुछ और गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया। गाइडलाइंस बेसिकली क्या क्या थी, बैंक्स के पास क्या होनी चाहिए, एक अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि किसके बेसिस पे क्या करा जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। एंड जो वो फैसिलिटी है, बैंक के जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देयर शुड बी प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इन केस कोई सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच होता है तो बैंक्स को क्या करना है, उसको आरबीआई को रिपोर्ट करना है, एंड आरबीआई चाहे तो क्या करा सकता है, उसको फर्दर ऑडिट या फर्दर इंस्पेक्ट करवा सकता है। उसके साथ साथ जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी है रिगार्डिंग रिस्क एंड कंट्रोल्स इन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो भी इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्या होने वाली है, अप्लाई होने वाली है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस बनानी है ताकि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आने वाले जितने भी रिस्क है उनको क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन मेंबर्स हैं ऑफ द चेक क्लियरिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, वो क्या कर सकते हैं, इंटर बैंक पेमेंट गेटवे फॉर इंटरनेट पेमेंट के अंदर पार्ट ले सकते हैं। हर एक ऐसे गेटवे को क्या करना पड़ेगा, अपना एक बैंक नॉमिनेट करना पड़ेगा जिसके थ्रू क्या करी जाएंगी, ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करी जाएंगी, ट्रांजेक्शन को क्या करा जाएगा, क्लियर करा जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू फैसिलिटेट हो रही हैं, या पेमेंट्स राइजिंग आउट ऑफ क्रॉस बोर्ड ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड ऑल इंटरबैंक पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फॉर सेटलमेंट थ्रू द इंटरबैंक पेमेंट गेटवे, वो बेसिकली क्या हो सकती हैं, डायरेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट बैंक पेमेंट गेटवे मस्ट हैव कैपेबिलिटीज फॉर बोथ नेट एंड ग्रोस सेटलमेंट। नेट और ग्रोस सेटलमेंट में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, नेट सेटलमेंट होती है जब सारी, सपोज एक ट्रांजेक्शन हुई, उसके रिगार्डिंग 10 बंदों ने ट्रांजेक्शन करनी थी, तो 10 की 10 ट्रांजेक्शन इकट्ठी फैसिलिटेट करी जाएंगी, उसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट करना। बेसिकली सपोज लेट इट बी ए बैंक था, लेट इट बी बी बैंक है। ठीक है, दोनों शाम को इकट्ठे बैठ गए और ए और बी ने बताया कि भाई तूने मेरे को इतने पैसे देने हैं टोटल में और मैंने तेरे से इतने देने हैं, नेट अपना हिसाब इतना है, वो होता है नेट सेटलमेंट। ठीक है, बट अगर सेटलमेंट इस बेसिस पे करी जाती है कि सपोज जो बंदा जिस टाइप पे पेमेंट करने है, पहले वो पेमेंट भेजी जाएगी एंड पेमेंट रिसीव करी जाएगी सिमिलरली, तो वो होगी, उसको बोलते हैं ग्रोस पेमेंट। की पेमेंट टू पेमेंट जब सेटलमेंट होती है दैट इज ग्रोस पेमेंट, जब इकट्ठे करके सेटलमेंट करी जाती है दैट इज नोन एज नेट सेटलमेंट। ठीक है, जो भी सेटलमेंट होगी वो क्या होगी, इंट्राडे बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो क्या होनी चाहिए, रियल टाइम बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, जो भी डिस्क्लोजर्स है उनको क्या करना है, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग देयर रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज टू द कस्टमर्स। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी क्या करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे हाइपरलिंक जो बैंक्स की वेबसाइट से जा रहे हैं वो जनरली क्या करता है, रेपुटेशन रिस्क को रेपुटेशन रिस्क की तरफ एक्सपोज करते हैं। रीजन बीइंग, अगर कोई ऐसा हाइपरलिंक है जो मिसलीडिंग है, जो कस्टमर को मिसलीड कर रहा है एंड वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर दिख रहा है, तो बेसिकली अल्टीमेट रेपुटेशन किसकी खराब हो रही है, बैंक की ही खराब हो रही है। तो बैंक को उन चीजों के ऊपर क्या रखना है, प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, सो जो बैंक के वेबसाइट के थ्रू जो हाइपरलिंक जाएंगे वो क्या होने चाहिए, जेन्युइन ही होने चाहिए। उसके अलावा बैंक्स की वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स आएंगे, मतलब ऐसे लिंक जो बैंक की वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे, वो नॉर्मली वो लिंक्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेमेंट्स फैसिलिटेट करवाने के लिए ऐसे लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अगर टैक्स पे करना हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हो, अपने टैक्स पे करते हो, अपना इंटरनेट बैंकिंग डालते हो, बैंक डालते हो, एंड जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट खुलती है। वहां पे क्या आप अपना डिटेल्स एंटर करके क्या कर सकते हो, अपनी पेमेंट कर सकते हो। सिमिलरली तो बैंक की वेबसाइट के ऊपर जो हाइपरलिंक्स लेके आते हैं वो जनरली किस लिए होते हैं, पेमेंट के लिए होते हैं। तो उस केस में बैंक ने क्या करना है, जो मिनिमम रिकमेंडेड सिक्योरिटी प्रिकॉशंस है उसको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है।
ठीक है। उसके बाद जो रिकमेंडेशन बताई गई है इंटरनेट बैंकिंग के केस में, वो जनरली हर टाइप की इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फॉर्म के ऊपर क्या होती हैं, अप्लाई होती हैं, जितनी उनके ऊपर क्या हो सकती है, रेलिवेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन बैंकिंग वाला पार्ट है वो भी क्या होता है, खत्म होता है। एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग वाले पार्ट में हमने क्या क्या देखा है। ऑनलाइन बैंकिंग में बेसिकली इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग करना। उसके बाद उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि कुछ फैसिलिटीज कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं और कुछ फीचर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। फिर हमने कॉमन फीचर्स के बारे में डिस्कस करा। उसके बाद हमने देखा कि इनके रिगार्डिंग मेजर हमारे पास 3 इश्यूज आ रहे थे। 3 इश्यूज हमने 3 मेजर एरियाज के अंदर डिवाइड करे, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटीज इश्यूज, लीगल इश्यूज एंड रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इशू। एंड तीनों के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास फ्रेमवर्क दिया गया था या जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी, हमने उन तीनों को क्या करा है, डिस्कस करा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजंस आती हैं रिगार्डिंग द मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग में क्या, बेसिकली बैंकिंग करना थ्रू द यूजिंग ऑफ द मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स के थ्रू जो बैंकिंग हो रही है उसके आज के टाइम पे क्या है, ग्रेटर सिग्निफिकेंस है। रीजन मीन जो मोबाइल्स हैं वो क्या है, यूबिगियस नेचर के हैं, मतलब वो हर जगह पे फैले हुए हैं। तो मोबाइल फोन्स के थ्रू या मोबाइल नेटवर्क के थ्रू जो बैंकिंग करी जा रही है वो क्या है, बेसिकली आज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए उनके रिगार्डिंग गाइडलाइंस लाना बहुत क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो आरबीआई गाइडलाइन लेके आई रिगार्डिंग मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन means under as per RBI guidelines, mobile banking transaction means undertaking banking transaction using mobile phones by bank customer that involve accessing credit डेबिट टू देयर अकाउंट्स। मतलब मोबाइल फोन का यूज करके अपने अकाउंट को एक्सेस करना, उसमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना, क्या किसका पार्ट माना गया, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन का पार्ट माना गया है। ठीक है। बैंक्स को परमिशन दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द फोन after obtaining necessary permission from the Department of Payment Settlement System, Reserve Bank of India. Mobile banking system are to be made available to the bank customer irrespective of the mobile network. कि आप DPPS से परमिशन लेके मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एंड उसके ऊपर किसी भी तरीके की मोबाइल नेटवर्क की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप सिर्फ इसी सिम को यूज करो, इसी नेटवर्क प्रोवाइडर को यूज करो, तो ही आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन बैंक नहीं लगा सकता। ठीक है। उसके बाद इनके रिगार्डिंग हमारे पास क्या आ रहे थे, कुछ रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इशू आ रहे थे। वो बेसिकली क्या है, जो उनको एड्रेस किस तरीके से करा गया, तो बैंक्स को कहा गया कि जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हैं उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से वन टाइम अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय फर्निशिंग द फुल डिटेल्स ऑफ द अप्रूवल, कि हम किस तरीके से मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी आपको क्या करनी है, पूरी की पूरी डिटेल बतानी है। उसके बाद जो ऐसे बैंक जो लाइसेंस है, सुपरवाइज है, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है, वही क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ ऐसे बैंक जिन जो कोर बैंकिंग सर्विसेज सोल्यूशन का पार्ट है, वही क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सर्विस होंगी, दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली द कस्टमर ऑफ द बैंक एंड और द होल्डर ऑफ द डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। बेसिकली मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज अगर किसी बैंक को प्रोवाइड करनी है, उसको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उस पर सुपरविजन होनी चाहिए, उसका इंडिया के अंदर फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद जिसको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमर या तो बैंक का अकाउंट होल्डर हो या उसने बैंक का कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या कर रखा हो, अपने पास होल्ड करके रखा हुआ हो। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को एडिशनल क्या करनी पड़ेगी, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके अंदर जितने भी रिस्क हैं, मिटिगेशन मेजर्स क्या लिए जाएंगे, वो क्या करे जाएंगे, उसके अंदर डिस्कस करे जाएंगे। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सिर्फ इंडियन रूपी बेस्ड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को ही फैसिलिटेट करवाया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को क्या करा गया है, स्ट्रिक्टली बेसिस के ऊपर प्रोहिबिट करा गया है। ठीक है। उसके बाद बिजनेस कोरेस्पोंडेंट क्या कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज कस्टमर को एक्सटेंड करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। गाइडलाइंस रिगार्डिंग द रिस्क एंड कंट्रोल इन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस को क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। जैसे वो मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर अप्लाई हो रही थी, सेम मोबाइल बैंकिंग के ऊपर क्या हो जाने वाली, अप्लाई होने वाली है। उसके बाद हमें यह भी इंश्योर कराना है कि हमारी जो केवाईसी, एमएल और सीएफटी गाइडलाइंस है उनका क्या हो रहा है, कंप्लाई हो रहा हो। उसके बाद अगर बैंक्स को मोबाइल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मिलती है तो उनको क्या करना है, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर एफआईयू इंडिया को क्या कर देना है, फाइल कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन आती है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर फॉर मोबाइल सर्विसेज, कि अगर किसी कस्टमर को मोबाइल सर्विसेज लेनी है तो वो अपने आप को क्या कराना पड़ेगा, बैंक के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, मतलब उसमें कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो उस प्रोसेस को क्विकन करने के लिए बैंक्स ने क्या करा है, एमपीएन जनरेशन की हेल्प ले ली है कि आप एमपीएन जनरेट करो, मोबाइल पे जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज थ्रू योर फोन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। उसके जनरेट करने के लिए कुछ चैनल्स यूज करे जा सकते हैं। चैनल्स कौन कौन से, आप एटीएम्स के थ्रू वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, यूएसएसडी मेन्यूज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। यूएसएसडी मेन्यूज बेसिकली जैसे हम पहले नहीं यूज करते थे, *123# ऐसे करके जो वो कोड्स होते हैं उनको बोलते हैं यूएसएसडी कोड्स। यूएसएसडी कोड्स के अंदर यूएसएसडी मेन्यू डाल के आप क्या कर सकते हो, अपने एमपिन को जनरेट करवा सकते हो। उसके अलावा आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स के थ्रू
या एमपीएन मेलर्स के थ्रू या कॉमन वेबसाइट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एमपीएन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, कंप्लाई करना है। रीजन बीइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो मोबाइल बैंकिंग के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसलिए बैंक्स को इंश्योर कराना है कि जो उनकी मोबाइल बैंकिंग है वो क्या होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। एंड जो उनकी मोबाइल बैंकिंग है वो क्या इंश्योर कराए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिपीटेबिलिटी क्या कराए, इंश्योर कराए। उसके बाद ऐसी ट्रांजेक्शंस, सो ट्रांजेक्शन अप टू 5000 कैन बी फैसिलिटेटेड बाय बैंक्स विदाउट एंड टू एंड एनक्रिप्शन। द रिस्क सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन सच ट्रांजेक्शन मे बी एड्रेस्ड बाय द बैंक थ्रू एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स। कि अगर आपकी ट्रांजेक्शंस है जिनकी वैल्यू 5000 से कम है, तो वहां तक की ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हो, विदाउट एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेसिस के ऊपर भी फैसिलिटेट करवा सकते हो। एंड उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क होंगे वो बैंक्स क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को इंश्योर कराना है कि जो उनकी मोबाइल फैसिलिटीज है वो क्या होनी चाहिए, इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए। सो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो उनकी सर्विसेज है वो किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू क्या करी जा सके, यूज करी जा सके। किसी भी सिंगल नेटवर्क ऑपरेटर के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैंक्स के ऊपर किसी तरह की कस्टमर के ऊपर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन आप नहीं डाल सकते। इनकेस आपको रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ रही है, कोई रीजन है स्पेसिफिक, तो आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर सिर्फ 6 महीने तक वो रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो, जब तक आप क्या नहीं कर लेते, रिव्यू नहीं कर लेते। उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर कराने के लिए बिटवीन द मोबाइल बैंकिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर बैंक क्या करेंगे, फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ मैसेजेस लाइक ISO 8583 एटसेट्रा यूज करेंगे, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी को क्या करा जा सके, इंश्योर करवाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस to meet the objective of nationwide mobile banking framework facilitating interbank settlement or robust clearing and settlement infrastructure operating on 24 basis is necessary. Bank and non-bank entities putting such system in place, bilateral or multilateral, need authorization from Reserve Bank of India. इसमें बेसिकली क्या है कि सपोज अगर दो बैंक आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उनमें ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उन ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रिबोस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या करी जाएंगी, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपस में क्लियर करी जाएंगी। तो इन केस अगर कोई बैंक या नॉन बैंक ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसे सिस्टम को पुट ऑन कर रहा है, तो उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रॉपर पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस रिटेंशन की हमें क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है, एक मैकेनिज्म बनाना है, जिसके थ्रू अगर इन केस कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट्स उसको क्या करा जा सके, रिड्रेस करा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजेक्शन लिमिट्स। बैंक्स क्या कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग की ट्रांजेक्शन के ऊपर डेली लिमिट, विदाउट डेली लिमिट क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैंक चाहें तो वो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट या पर डे की लिमिट भी अपने बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, बट विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड ओनली। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ फंड फॉर डिसबर्समेंट इन कैश। बैंक्स क्या कर सकते हैं कि फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज थ्रू मोबाइल बैंकिंग भी फैसिलिटेट करवा सकते हैं। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं, दैट इज योनो कैश। योनो कैश के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने फोन पे जाइए, योनो ऐप खोलिए, उसके थ्रू योनो कैश की फैसिलिटी डालिए एंड उसमें जो भी डिटेल्स आप डालिए, उसमें आपको एक कोड जनरेट कर दिया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एटीएम पे जाओ, विदाउट एनी यूज ऑफ योर कार्ड यू कैन डू द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कोड। और जिस बंदे के पास वो कोड है एंड ओटीपी वगैरह लेके आप क्या कर सकते हो, उसमें से पैसा निकलवा सकते हो। तो उस तरीके की फैसिलिटीज बैंक्स को क्या कर दी गई थी, परमिशन दे दी गई थी, आप वो फैसिलिटीज क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उस फैसिलिटीज के यूज के थ्रू हम पैसा एटीएम या एजेंट्स के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, जो रेसिपिएंट है वो क्या हो सकता है, नॉन अकाउंट होल्डर भी हो सकता है। रीजनिंग सपोज मैं हूं, मैंने योनो कैश के थ्रू एक ट्रांजेक्शन फैसिलिटी कराई, सपोज 10,000 की, अपने फ्रेंड को एक कोड बता दिया, उसको मैंने ओटीपी बता दिया, बट उसका एसबीआई के अंदर अकाउंट नहीं था, क्योंकि योनो एसबीआई की है। तो एसबीआई के एटीएम पे जाके वो क्या कर सकता है, विड्रॉ करा सकता है, उसको अकाउंट होल्डर होने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा दी गई है। लिमिट क्या है कि पर ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 10,000 की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप मैक्सिमम पर अमाउंट कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर बेनिफिशियरी 25,000 की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एटीएम के ऊपर या एजेंट के थ्रू डिसबर्समेंट करी जाएगी, वो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेसिपिएंट, उसके बाद जो वो अगर बैंक अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर रहा है जिसके थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एजेंट की आपने क्या करनी है, प्रॉपरली ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी एजेंट एक्ट करेगा उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है, बैंक ही उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट बैंकिंग वाला पार्ट, मोबाइल बैंकिंग वाला पार्ट भी खत्म होता है और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है। एक बार हम मोबाइल बैंकिंग के रिगार्डिंग जो हमने गाइडलाइंस को देखा है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग की डेफिनेशन जो आपने
जो ट्रांजेक्शन आपने फैसिलिटेट करी हैं थ्रू योर मोबाइल, दैट इज नोन एज मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन आजकल काफी ज्यादा बढ़ रही थी, रीजन बीइंग फोन हर किसी के पास होता है, हर बंदा क्या कर सकता है, उनके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकता है। उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी इश्यूज आए थे, उनको हमने एड्रेस कैसे करा। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि आपको जो फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, हमसे प्रायर अप्रूवल, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके ऊपर कंडीशंस लगा दी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप सुपरवाइज होने चाहिए, आप क्या होना चाहिए, इंडिया के अंदर फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कोर बैंकिंग सोल्यूशन का भी पार्ट होने चाहिए। एंड आप सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर सकते हो, या तो जो बंदा आपका अकाउंट होल्डर है, या जो क्या है जिसने आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स को अपने पास होल्ड करके रखा है। उसके बाद इसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी है, बोर्ड से अप्रूव्ड पॉलिसी लेनी है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, परसीव्ड रिस्क एंड मिटिगेशन मेजर्स को डिस्कस करोगे। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ इंडियन रुपीस की होंगी, अंदर होंगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को परमिट नहीं करा जाएगा। उसके अलावा रिस्क एंड कंट्रोल इन कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है, केवाईसी एमएल एंड सीएफटी गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। इन केस बैंक को कोई एसटीआर ट्रांजेक्शन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मिलती है, उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एसटीआर के अंदर एफआईयू इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को आपने क्या कर देना है, रिपोर्ट कर देना है। मोबाइल ट्रांजेक्शन, मोबाइल सर्विस को लेने के लिए कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए बैंक्स ने एमपिन जनरेशन का हेल्प लेनी शुरू कर दी है। एमपिन किस तरीके से यूज जनरेट करवाई जा सकती है, एटीएम चैनल्स के थ्रू, यूएसएसडी मेन्यूज के थ्रू, कॉमन वेबसाइट्स के थ्रू, एमपिन के थ्रू, एमपीएन मेलर्स के थ्रू, या इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट के थ्रू क्या करी जा सकती है, एमपिन जनरेट करवाई जा सकती है। उसके साथ साथ इन फैसिलिटीज के अंदर टेक्नोलॉजी काफी लेवल पे यूज हो रही थी, इसलिए हमारे पास कुछ कंसर्न्स आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कंसर्न्स, उसको किस तरीके से एड्रेस करा गया। तो बैंक्स को क्या करना है, इंश्योर कराना है कि जो भी उन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे, इंटेग्रिटी को मेंटेन करे, ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करे, एंड वो रेप्यूटेबल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन जिनकी वैल्यू 5000 तक है वो विदाउट एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी करी जा सकती हैं। एंड उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क एक्सपेक्ट्स होंगे वो बैंक्स क्या करेंगे, एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स लेके उनको मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद बैंक्स को इंश्योर कराना है कि उनकी जो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है वो क्या होनी चाहिए, इंटरऑपरेबल होनी चाहिए। इंटरऑपरेबल मतलब एक बैंक के थ्रू किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू क्या हो सके, वो ऑपरेट हो सके, उसके ऊपर किसी भी तरीके की नेटवर्क डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक मैसेज का स्पेसिफिक फॉर्मेट लाइक मैसेज ऑफ इन द फॉर्मेट ऑफ ISO 8583 आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो बाय मेकिंग सुटेबल नोटिफिकेशन एज पर देयर नीड्स। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द मोबाइल बैंकिंग को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके, उन्हें क्या करना है, एक इंटरबैंक सेटलमेंट सिस्टम बनाना है, ताकि क्या करा जा सके, टाइमली बेसिस के ऊपर क्लियरिंग करी जा सके, जो कि 24/7 के ऊपर एप्लीकेबल हो। इन केस अगर कोई बैंक या नॉन बैंक एंटिटी ऐसा सिस्टम पुट ऑन करती है तो उन्हें क्या करना है, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी है, आरबीआई से प्रायर ऑथराइजेशन लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, बैंक को कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है, जिसके थ्रू क्या करा जा सके, कस्टमर कंप्लेंट्स को डील करा जा सके। उसके बाद ट्रांजैक्शन लिमिट एज सच कोई ऑफर नहीं करी गई है इन द रेगुलेशंस, बट बैंक चाहे तो अपने बेसिस पे लगा सकते हैं, अगर उन्हें नहीं लगानी तो वो उनकी मर्जी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको एक लिमिट लगानी ही पड़ेगी। उसके बाद कैश के अंदर फंड्स को डिसबर्स करा जा सकता है विद द यूज ऑफ फोन्स। उसके लिए आप एटीएम्स के थ्रू भी कर सकते हो, एजेंट्स भी अपॉइंट कर सकते हो, बस उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस में क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि पर ट्रांजेक्शन आपके ऊपर 10,000 की लिमिट अप्लाई होगी, पर मंथ आपके ऊपर 25,000 की लिमिट अप्लाई होगी। ये जो ट्रांजेक्शन है वो अपने एजेंट या एटीएम के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप एजेंट अपॉइंट करो तो एजेंट की आपने क्या करनी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है। एंड एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके रिगार्डिंग अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है, बैंक की होने वाली है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पे हमारा मॉड्यूल भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला मॉड्यूल शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।